हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कहानी बहुत ही शानदार अभी तक रही होगी, क्योंकि अब हम लास्ट टॉपिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा के पास हैं और लगभग हमारे पास 128 क्वेश्चंस रहेंगे। इस एंटायर यूनिट में इसका मतलब ये है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे और साथ में 128 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। यदि आप इतना कर लेते हो तो मैट्रिक्स से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, बशर्ते इन 128 क्वेश्चंस के अलावा गेट में आए हुए अभी तक सारी ब्रांचेस के लगभग 450 या 500 क्वेश्चंस या शायद 300, मेरे ख्याल से 300 प्लस तो होंगे ही होंगे। इतने क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपकी पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ने के बाद इसको रिवीजन करना बिल्कुल नहीं भूलना। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ना पूर्णतया काम का नहीं है जब तक कि इसके साथ रिवीजन ना हो। चलो आज का सेशन स्टार्ट करूंगा और आज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। हम सीखने वाले हैं सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में और कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन। इसके बाद हम चर्चा करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम की, जिससे कि कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था, उसको हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा जा रहा है आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक इस क्वेश्चन को कर दिया होगा और आपने अपनी आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली होगी। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक है जो मैं आपको देना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं। यदि आप इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप पाओगे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ना ही ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ना ही ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि हम जानते हैं कि इन तीनों के केस में आइगन वैल्यूज उनके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहां पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्या करें? बस हम आपको यही ट्रिक दे रहे हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके साथ ऐसा आए कि उसके इस छोर पे, कौन से छोर पे? ये वाले छोर पे, और इसके अपोजिट आपको ये वाला सेट मिले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूं ना मैं इसे 2 by 2 का। और रिमेनिंग जो आपके डायगोनल वाले पार्ट्स हैं वहां पे आपको मैट्रिक्स मिले। ये 4x4 का मैंने लिया है। आप चाहें तो आप 6x6, 8x6, 8 कुछ भी ले सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए कि इस वाले प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेंगे और इस वाले प्लेस पे जो भी आपके मैट्रिक्स हो, सपोज ये B हुआ, सपोज ये A हुआ। कुछ ऐसे सीन आपको एग्जामिनेशन में यदि देखने को मिल जाए तो डायरेक्ट अप्रोच से प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट से करने जाओगे बेटा तो ये 4x4 का है, आपको खामखा रुलाएगा, आपका टाइम को किल करेगा। तो सिचुएशन क्या होनी? सिचुएशन यही होनी, कितने बाई कितने का भी हो सकता है, A 0 0 B, इस टाइप की सिचुएशन होनी चाहिए। और ये इंटायरली A B ये सब मैट्रिक्स हुए। मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनल मैट्रिक्स को कुछ भी हो सकता है, A and B। और 0 ये क्या हुए भाई साहब? ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस हुए। समझते बात को? यदि ऐसा केस रहे तो आपकी आइगन वैल्यूज क्या होगी? A और B की जो आइगन वैल्यूज है वो इस इंटायर क्वेश्चन की आइगन वैल्यूज हो जाएगी। A and B की आइगन वैल्यूज ऑफ A and B are the eigenvalues of entire this of, ये कर लीजिए, this। इस टाइप का फॉर्मेट है और इस टाइप के फॉर्मेट में आइगन वैल्यूज पूछी गई है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ A and B जो है, ये A और ये B, इनकी आइगन वैल्यू इस पूरे सेट की आइगन वैल्यू है। तो अब आपको कुछ नहीं करना,
आपको पूरा करना ही नहीं, पूरा जाना ही नहीं, आपको क्या करना, ए को उठाना है। ए को उठाते हैं, सो दिस इज नथिंग बट 2 1 3 2, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ए है और इसकी आइगन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अब यहां से आप इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन क्या है, लेमडा स्क्वायर माइनस ए लेमडा प्लस बी, या सी डी लिख लीजिए, क्योंकि ए बी ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है, तो कुछ महानुभाव कंफ्यूज हो सकते हैं। व्हाट इज सी? सर सी इज इक्वल टू 2 + 2 is equal to 4. What is D? Sir, determinant of this matrix, and that is what? 1. Let's put in the equation. So lambda square minus 4 lambda plus 1. This is the कहानी। So यदि आप इसे रिजोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस b square that is what? 16 minus 4ac, so this is -4 divide by 2, तो यहां से आप पाओगे 4 प्लस माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 2, सो 2 प्लस माइनस √3, ये दो वैल्यूज आएंगी और दो वैल्यूज आपकी यहां से आएंगी। तो अब आपको सोल्व करना है बी वाले पार्ट को भी। तो चलिए बी वाला पार्ट यानी कि 5142 भी हम करते हैं। अब हमारे पास है 5142, एम आई राइट? ऐसा ही था क्या? 54, हाँ ये सही है बिल्कुल जी। क्या करना मुझे, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशन बनाऊं, सो लेमडा स्क्वायर माइनस समेशन 5 और 2 7 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट 5 2 10 minus 4, so this is 6. What are the eigenvalues? 7 plus minus b square, that is 49, minus 4ac, that is 24, divide by 2. So यहाँ से पाओगे 7 plus minus 25 आ जाएगा, so 5/2. So दो वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी और चारों वैल्यू आपकी आइगन वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए होगी। आगे बात समझ में? अब हम आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट का नाम है सिमिलर मैट्राइसेस। अच्छा, इसी के अंदर है कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन। सिमिलर मैट्राइसेस ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक मैट्रिक्स हुआ A और एक दूसरा मैट्रिक्स हुआ B। आपने आइगन वैल्यूज निकाली A की और वो आई लेमडा 1 एंड लेमडा 2। सपोज ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हुआ तो, और B एक मैट्रिक्स हुआ और उस मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो वो भी आ रही है लेमडा 1 लेमडा 2। तो आप इन मैट्रिक्स को बोलोगे सिमिलर मैट्राइसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स A एंड B सिमिलर मैट्राइसेस कहलाएंगे इफ देयर आइगन वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर और सेम। समझ गए बात को? तो दो पॉइंट वाइज यदि इसको लिखना चाहूं तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि ये A एंड B सेम ऑर्डर सेम टाइप के होने चाहिए। ये 2/2 तो वो भी 2/2 का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 2/2 और वो 4/4, नो। A एंड B हैव सेम ऑर्डर, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये सिमिलर मैट्रिसेस कहलाएंगे इफ देयर आइगन वैल्यूज आर सेम। आइगन वैल्यूज आर सेम, ठीक? तो क्या ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकता है? आपको दिया है एक मैट्रिक्स A और उसका सिमिलर मैट्रिक्स B, पॉसिबल है क्या? हाँ है पॉसिबल, लेकिन एक ही तरीके से। यदि आपके पास एक मैट्रिक्स हुआ A और आप चाहते हो इसका सिमिलर मैट्रिक्स B बनाना, तो B पॉसिबल है, लेकिन उस B की वैल्यू क्या रहेगी पता है आपको? उस B की वैल्यू होगी P इनवर्स AP। इसका मतलब यह भी बोल सकता हूं कि
ए का सिमिलर मैट्रिक्स पॉसिबल है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए P इनवर्स P, P इनवर्स A गुणा P। समझ में आ गई बात? और जब इनवर्स शामिल है इसका मतलब ये है कि ये P इन्वर्टिबल होना चाहिए। P मैट्रिक्स जो भी है वो क्या होना चाहिए? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ये इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है कि नहीं? अब ये P क्या है सर? आप बोल रहे हो कि एक मैट्रिक्स हुआ, उसमें P इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दो और P का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो और वो बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी सिमिलर मैट्रिक्स बन जाएगा वो। मतलब ऐसा यदि कर दूं तो A की आइगन वैल्यूज वही होगी जो P इनवर्स AP की होगी। अच्छा देखो, अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ लिया तो आप करके आ जाओगे, बाकी कोई करके आए या नहीं आए वो अलग कहानी। अच्छा जी, सो P इनवर्स AP ये तभी पॉसिबल है, A का सिमिलर मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ P इनवर्स AP आपके पास हो, और P इनवर्स या P जो है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हुआ इस केस में। अब पता है आपको ये P क्या है? कहां से लाएंगे P? हमारी मर्जी चलेगी क्या कि P कुछ भी मान लो सर, P इनवर्स AP का मल्टीप्लाई कर दो और काम हो गया? ना, ये P भी इस A से कहीं ना कहीं रिलेट होगा, रिलेट करेगा। जी हाँ, रिलेट करेगा। ये P एक्चुअली मॉडल मैट्रिक्स है। क्या है ये P जो है बेटा वो एक इसको मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा वो क्या होती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये जो A हुआ बेटा, इसकी आइगन वैल्यूज आपने सपोज ले ली कि सर λ1 है और λ2 है, तो कोई सा भी मैट्रिक्स हुआ उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? उसके हम वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके कैलकुलेट किए वेक्टर और वो आ गए x1 एंड x2, ये दो वेक्टर्स आ गए साहब। इसके अंदर जो भी माल शामिल हो वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दो वेक्टर्स x1 और x2 आ गए साहब। अच्छा, दो वेक्टर्स आ गए। हाँ, मान लेते हैं इसकी वैल्यू, इस वेक्टर की मान लेते हैं a b वैल्यू आई और इसकी वैल्यू आई c d, जो भी वैल्यू आएगी। मैं तो आपके सामने सिंपल सा ले लिया हूँ, एक मैट्रिक्स था, उसकी दो आइगन वैल्यूज थी और उनके रिस्पेक्ट में मैंने आइगन वेक्टर्स निकाल लिए। अब इंटरेस्टिंगली यदि आपको ये मॉडल मैट्रिक्स बनाना है ना P, तो ये P इज नथिंग बट P इज कंप्राइज्ड बाय दिस x1 एंड x2 ओनली। इनके जो A के जो वेक्टर हुए उससे बना हुआ मैट्रिक्स ही P है। यदि x1 और x2 की वैल्यू रख दो तो इसका मतलब ये है कि P इज नथिंग बट A B C D, इसके जो वेक्टर्स हैं उनको यहां रख दो, आपको P मिल जाएगा। अब यदि इस P का इनवर्स निकाल के A के साथ P के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी आइगन वैल्यूज और इसकी आइगन वैल्यूज सेम ही होगी। सर क्या कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है, ये मतलब क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये सब? एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जब करते हैं ना हम A को सिमिलर मैट्रिक्स चाहिए हमें, जब सिमिलर मैट्रिक्स चाहिए हम ये प्रोसेस करते हैं तो क्या हो जाता है, एक जादू हो जाता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो प्योर, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा साहब। ये जो B बनेगा ना, यहां से इस प्रोसेस से होके गुजरोगे ना तो B एक प्योर डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। प्योर तो कोई चीज नहीं होती, मैं तो सिर्फ वजन देने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अच्छा, तो डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया कि एक मैट्रिक्स को आप प्योरली डायगोनलाइज कर सकते हो यदि आप P इनवर्स AP करो। क्या समझे? यदि आप P इनवर्स AP करो तो आप एक मैट्रिक्स को प्योरली कन्वर्ट कर सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स में, और चूंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना वो क्या होंगे आप बताइए? ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सेम है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और हम जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ही आइगन वैल्यूज होती है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन होंगे राजा? आइगन वैल्यूज। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अब आप एक काम करो, एक क्वेश्चन से समझा दो हमें, तो बड़ी अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन से समझा देते हैं, आइए जल्दी से। आइए, ये एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 128। इसके पीछे भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं बट मेरी सीक्वेंस में यहाँ पे आ गया
उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं यहाँ इसको सोल्व कर रहा हूँ। रेड्यूस द मैट्रिक्स ए इनटू अ डायगोनल फॉर्म, सीधा सा लिखा हुआ है आपके सामने। ऑल्सो फाइंड ए टू द पावर 4। ठीक, अब हमने क्या सीखा कि कोई भी मैट्रिक्स ए यदि डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, P इनवर्स AP करना, बस दैट्स इट। सॉरी, P इनवर्स AP, फिर P इज मॉडल मैट्रिक्स, और वो किससे बना है भाई? इसके जो वेक्टर्स हैं ना उनसे बना हुआ है। ठीक, अब देखो प्रोसीजर क्या है सर, सिंपल सी बात है, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसकी आइगन वैल्यूज जब आप फाइंड करेंगे तो आप करेंगे ही, आपका काम हो गया। तो वो आ रही है 311। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक, तो 3 आइगन वेक्टर्स में आ रहे हैं। पहला आ रहा है 1 1 0, ये भी आपका काम है, यही करते आए हैं अभी तक, मैं भी यहां करने लग गया तो फिर तो हो गया काम। दूसरा है -1 1 और 0, ये एक वेक्टर आएगा। और तीसरा आ रहा है -1 0 1, ये 3 वेक्टर आ रहे हैं। आप सोचिए जरा एक बात, और वो ये कि इसके मैट्रिक्स, इसके जो वेक्टर हैं वो 3 नहीं आए और 2 ही आए, तो आप P बना ही नहीं पाओगे भाई, ऑर्डर मिसमैच हो जाएगा ना। सबका ऑर्डर सेम है भाई, जो A का ऑर्डर है वही P का रहेगा, तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे, मामला बिगड़ जाएगा, मैथमेटिक्स उलझ जाएगी, प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात तो शर्त हो गई कि 3 वेक्टर्स मिलने चाहिए, और 3 वेक्टर्स कब मिलेंगे? 3 वेक्टर्स का मतलब क्या? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हुए कि नहीं भाई? मेरे पास 3 आइगन वेक्टर्स थी और अब मैं चाहता हूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिले, तो क्या होना पड़ेगा? 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 वेक्टर्स मिलने पड़ेंगे, तभी उन्हें बोलूंगा मैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये सारे वेक्टर्स बिल्कुल शर्तियां हैं कि नहीं हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब मान लो किसी क्वेश्चन के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिले ही ना, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर मिले, इसका मतलब हम उसको डायगोनलाइज नहीं कर सकते। लिख लीजिए मस्ट कंडीशन क्वेश्चन के अंदर, वी कैन नॉट डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स इफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स डोंट एग्जिस्ट। वी कांट डायगोनलाइज a matrix A if linearly independent vectors don't exist. We can't diagonalize a matrix if linearly independent vector don't exist. आ गई बात समझ में? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन नॉट डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स ए इफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एग्जिस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा, यही कंडीशन है इसकी डायगोनलाइजेशन की। ये कंडीशन नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसको सिंगुलर होना पड़ेगा, ना इसको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, ये कंडीशन नहीं है। कभी आपको ऐसा पढ़ना है कि जो ए आप लेंगे उसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन गलत है, रॉन्ग कंडीशन है, यदि कहीं पे आप इसे पढ़ते हो तो। मैट्रिक्स ए जो है ना वो सिंगुलर हो सकता है और उसको भी डायगोनलाइज कर पाओगे, लेकिन जो पी मैट्रिक्स मॉडल मैट्रिक्स है ना वो नॉन सिंगुलर होना ही चाहिए, वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, ये राइट कंडीशन है। ऑब्वियस सी बात है, इफ यू वांट 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इसका मतलब कि जब आप P में रखोगे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन ये करेक्ट है, नॉट दिस, दिस इज द रॉन्ग कंडीशन, यदि आप इसे कहीं पे पढ़ते हो तो, ठीक है ना। एकमात्र कंडीशन कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए। चलो
आपने कर दिया। अब आपके हाथ में P आ गया ना, बिल्कुल आ गया सर। और P क्या आ गया, उन तीनों को मेंशन कर दो, 1 1 0 -1 1 0 1 0 1। दिस इज P मैट्रिक्स। P इनवर्स भी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं देख के, क्योंकि ये आप कैलकुलेट करेंगे। ये लिख दिया मैंने। अब आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, बी मैट्रिक्स या ए का सिमिलर मैट्रिक्स या ए का डायगोनलाइज मैट्रिक्स, और उसकी वैल्यू होती है P इनवर्स AP। बस इस फॉर्मूले में जैसे ही रखोगे, ये B जो कि डायगोनलाइज मैट्रिक है A का, उसकी वैल्यू आ रही है 3 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ए को, इस मैट्रिक्स को कंप्लीटली आपने डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उस डायगोनल एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो उसकी आइगन वैल्यू ही हैं। वे आइगन वैल्यू 311, ये रही 311। समझ में आया ना बात? ओके। तो सर ये तो प्रोसीजर बता दिया। इसका मतलब ये कि मान लो कोई रैंडम सा मैट्रिक्स दे दे और हमसे पूछे कि डायगोनलाइज मैट्रिक्स क्या है, 4 ऑप्शन दे दे, और किसी एक के डायगोनल एलिमेंट उसकी आइगन वैल्यूज हो, तो वो आंसर हो गया, बात खत्म। ये करने की जरूरत ही नहीं ना, सीधी सी तो बात है। हाँ ठीक है सर। अब देखो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर समझ में आ गया। कभी क्वेश्चन यहाँ से इसके इर्द गिर्द इन कॉन्सेप्ट से पूछा जाए व्हाट इज पी, तो आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अच्छा, मस्ट कंडीशन भी क्या हो गई? मस्ट कंडीशन भी ये हो गई कि हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए। ये भी मस्ट कंडीशन हो गई। ये इज नॉट मस्ट कंडीशन, यू कैन चेक इट, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो ये आप 2x2 का कोई सा मैट्रिक्स लेके। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट पे एक और बार आता हूं मैं। ये हिसाब हमारा कॉन्सेप्ट है ना, यहां हमने पढ़ा इसको, तो यहां भी लिख लीजिए। जो नोट पॉइंट है हमारा वो यहां पे भी लिख लीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो चीजों को यहां आप प्रॉपर देखें। और क्या था हमारा पॉइंट? वही, इट इज ओनली डायगोनलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एग्जिस्ट। ठीक, तो ये लिख दिया मैंने, डायगोनलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एग्जिस्ट। खोपड़ी में एकदम फिट हो गया ना, याद रहेगा ना बेटा? ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, एक मैट्रिक्स था A, और इस मैट्रिक्स को हमने डायगोनलाइज किया। अब B की जगह D फॉर डायगोनलाइजेशन लिख देते हैं, और वो मैट्रिक्स क्या है? P इनवर्स AP। ऐसा कर दोगे तो A तब्दील हो जाएगा डायगोनलाइज मैट्रिक्स में। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो हमें बेनिफिट करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया ना उसमें उसने बोला है a⁴ को भी पता करो। एक काम कीजिए, इसमें प्री मल्टीप्लाई कीजिए P का। सो P इस साइड आ गया, प्री मल्टीप्लाई मतलब आपको पता ही है, यहाँ से P इनवर्स है ही A और P, और P इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो थोड़ी जगह ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा P इनवर्स D, रुको यहाँ तो P है ना, हाँ, आपने P का मल्टीप्लाई किया, फिर D आपके पास, और फिर P इनवर्स, तो यहाँ पे P इनवर्स कर दीजिए। अब ये दोनों क्या बन जाएंगे? आइडेंटिटी, और ये दोनों भी आइडेंटिटी बन जाएंगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है कि P इनवर्स इज इक्वल टू A, और फॉर्मूला जो एक आया है वो ये है कि यदि A की पावर n कर दो तो वो P D की पावर n P इनवर्स के बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो याद रख लीजिए आप। A टू द पावर n इज इक्वल टू D टू द पावर n, P और P इनवर्स एज इट इज। आगे बात समझ में? देखो, इनकी पावर भी यदि होती तो मेरे ख्याल से कुछ होना जाना था नहीं। ठीक है, हम तो डायरेक्ट याद रख लेते हैं। A टू द पावर n इज इक्वल टू P D इनवर्स P इनवर्स, सॉरी D टू द पावर n P इनवर्स। अब यहां से हम जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए, ये क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया हमसे ऑल्सो फाइंड A टू द पावर 4। अब ध्यान से देखना A टू द पावर 4 कैसे मिलेगी।
हमने क्या पढ़ा अभी, a टू द पावर n इज इक्वल टू p d टू द पावर n एंड p इनवर्स। अब हमारे पास p इनवर्स भी है, p भी है, और d की पावर n करोगे तो वो d की पावर n यहाँ पे आ जाएगी। बस कुल मिला के a की पावर 4 करना है हमें, जैसा कि इस क्वेश्चन में चाहिए। तो p हमारे पास है, d की पावर करोगे तो डायगोनल एलिमेंट का पावर 4 हो जाएगा, तो ये 81 हो जाएगा। 0 0, ये 0, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, 0 0 1, और आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे p इनवर्स का, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ a की पावर 4 क्या आएगी, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू आपके लिए लिख दी। समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, कभी आ जाएगा तो आप लोग करके आओगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा केली हैमिल्टन थ्योरम, और आई थिंक अब वो अगले लेक्चर में जाएगी। चलिए तो मिलिए अगली क्लास में, बाय बाय।